क्योंकि इनडायरेक्टली तो साइज है ना, 70s थोड़ा छोटा होगा, 80s थोड़ा बड़ा होगा, तो जो 15 to 20 नैनोमीटर तुमने बोला वो यूकैरियोट्स का बोला। चलो सर क्रोमेटिन का थोड़ा रिपीट कर दीजिए जो आपने क्रोमेटिन का बोला भी था। डिफरेंस बिटवीन अरे भाई एक मिनट, कौन है तंजील वाजिद? अभी मैंने क्रोमोसोम का नाम लिया क्या? मैंने क्रोमेटिन का नाम लिया तो कहां से आ गया क्वेश्चन? अभी क्या मैंने एक वर्ड भी बोला क्रोमेटिन? अभी तो बहुत आगे का है ना, तो फिर आगे कंफ्यूज नहीं हो, धीरे धीरे स्टेप वाइज चलेंगे। चलो अब देखो ध्यान से, यहां देखो क्या मैंने बनाया स्ट्रक्चर, रिवाइज करो। सबसे पहले बोलो, आंसर करो, जाओ मैसेज बॉक्स में आंसर करो, क्या है इसका नाम? दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, ठीक है, नेमिंग करने के लिए आना चाहिए। तो इससे नोट्स क्यों बनाता है जो मैं भेजता हूँ? एनसीईआरटी तेरे पास सबसे बड़ा नोट्स है, मैं डे 1 से समझा रहा हूं, तुम्हारा नोट्स एनसीईआरटी है। चलो सबसे पहले ये क्या होगा? आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या हुआ? इनर मेम्ब्रेन। ठीक, चलो इसे लगा हुआ स्ट्रक्चर कौन सा होगा? चलो आंसर करो, आंसर करो फटाफट। ठीक है, इसका होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ होगा, रफ एंडोप्लाज्म। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन जनरली रफ वाली। चलो यहां जो राइबोसोम होगा वो कैसा होगा? 70s 80s। यहां जो राइबोसोम होगा वो 70s होगा या 80s होगा? यहां जो राइबोसोम होगा वो 70s होगा या 80s होगा? ठीक है, 80s है। बीच बीच में गैप है, बीच में गैप है, बीच में गैप है। इस गैप को हम लोग कहेंगे, इस गैप को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर पोर। इस गैप को कहेंगे न्यूक्लियर पोर। अब बताओ, यहां से जो मूवमेंट होगा यूनिडायरेक्शनल होगा, बाई डायरेक्शनल होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा, बाई डायरेक्शनल होगा? ठीक है, बाई डायरेक्शनल होगा। किस चीज के बारे में एनसीईआरटी ने बोला? बाहर कौन सा चीज जाएगा? बोलो, बाहर कौन सा चीज जाएगा? आरएनए जाएगा। अंदर में डीएनए, आरएनए बना, बाहर जाएगा क्योंकि राइबोसोम तो बाहर है। बाहर से अंदर क्या आएगा? बाहर से अंदर क्या आएगा? आंसर इज द प्रोटीन, आंसर इज द प्रोटीन, आंसर इज द प्रोटीन। चलो अब बताओ ध्यान से, अंदर में फ्लूइड पार्ट है, इसका क्या नाम है? अंदर में फ्लूइड पार्ट है, इसका क्या नाम है? अंदर में फ्लूइड पार्ट है, इसका क्या नाम है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अंदर में डेंस स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, स्पेरिकल है। नंबर 1 से ज्यादा हो सकते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस को किसने ढूंढा था? बताओ, न्यूक्लियोलस को किसने ढूंढा था? फ्लेमिंग ने? वाह, और देख मारूंगा थप्पड़ फ्लेमिंग। न्यूक्लियोलस को किसने ढूंढा था? हाँ, जानना नहीं है, ये मैंने बोला था फॉन्टेना, तो गलत थोड़ी ना आंसर दे देगा। फॉन्टाना अभी नहीं बताया था रे, ये मैंने लिखा है यहाँ, फॉन्टाना मैंने नाम लिखा भी हूं। हाँ, तो इतने देर में गलती करना स्टार्ट कर देते, मुझे नाम ही भूल जाएगा। अब बताओ, न्यूक्लियस का नंबर 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा? न्यूक्लियस का नंबर 1 किस चीज पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियस का नंबर किस चीज पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियस का नंबर किस चीज पे डिपेंड करेगा? फंक्शन, सेल के फंक्शन, सेल के फंक्शन को। अब बताओ ध्यान से, ठीक है, हु इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री? हु इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री? राइबोसोम। और हु इज नोन एज राइबोसोम फैक्ट्री? हु इज नोन एज राइबोसोम फैक्ट्री? Who is known as ribosome factory?
आंसर न्यूक्लियोलस, आंसर न्यूक्लियोलस। क्लियर है? न्यूक्लियोलस जो होगा मेम्ब्रेन बाउंड होगा, मेम्ब्रेनलेस होगा? मेम्ब्रेन बाउंड होगा या मेम्ब्रेनलेस होगा? मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल होगा। न्यूक्लियोलस के अंदर में दो तरह के चीजें पाई जाएगी, नाम याद है? न्यूक्लियोलस के अंदर में दो तरह के चीज पाई जाएगी, कौन कौन सा? ये पहले भी बताया, फिर से पूछ लो। आरआरएनए, आरआरएनए प्लस प्रोटीन, आरआरएनए और प्रोटीन, इन दोनों को जोड़ेगा, जोड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, चलो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब जो मेन चीज है वो है इस न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। वो एक्चुअली में डीएनए की बात कर रहा है, ये तुम्हारा डीएनए, हाँ डीएनए। लेकिन मैंने तुम्हें पहले बोला था कि आपके अंदर में ऐसे 46 डीएनए है जो बाद में 46 क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा बताएंगे, ध्यान से स्टेप वाइज सुनना। मैंने बोला था आपके एक सेल के अंदर में ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। डीएनए का लंबाई ना 2.2 मीटर है। किसी बच्चे को याद है क्या 2.2 मीटर? ये पहले आपको मैंने जरूर बताया। 2.2 मीटर का एक सेल में डीएनए, हाँ, यानी कि जो आप 46 क्रोमोसोम जिसे बार बार आप बोलते हो, वो 46 क्रोमोसोम में से डीएनए निकाली, एक डीएनए निकाला, दो डीएनए निकाला, तीन, ऐसे 46 क्रोमोसोम है तो 46 डीएनए भी होगा। सभी डीएनए को जोड़ दी, पहले क्रोमोसोम का डीएनए, दूसरे का, तीसरे का, सबको जोड़ दी। सभी को जोड़िएगा तो ये लेंथ कितना निकलेगा 2.2 मीटर। कितना निकलेगा 2.2 मीटर लंबा डीएनए निकल जाएगा। बोले ठीक। अब 2 मीटर का डीएनए एक छोटे से सेल में कैसे रह सकता है? सेल का साइज कितना है 10 माइक्रोमीटर, हाँ, और उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में 2.2 मीटर का डीएनए। तो क्या पॉसिबल है? तुम सोचो, क्या पॉसिबल है? इतना बड़ा डीएनए और इतनी छोटी जगह में कैसे रहेगा? यानी मैं बोलूं एक धागा है, एक धागा है, वो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर लंबा धागा है, उसे एक माचिस की डिबिया में रखना है, क्या रख दोगे? हाँ या ना बोलो। और रखोगे तो कैसे रखोगे? लॉजिक समझ में आ रहा है? 5 किलोमीटर लंबा धागा है, उसे मैंने माचिस के एक डिबिया में रखना है, तो बोले हाँ सर रख देंगे, लपेट देंगे, बस यही करना है, लपेट देंगे। जो तुमने बोला ना, उसको बार बार हम लोग एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, तो वही हो जाएगा। तो डीएनए यहाँ कुछ प्रोटीन से जुड़ गया जो उसको लपेट रहा है। दो तरह के प्रोटीन है, लपेटने में हेल्प कर रहा है, एक है हिस्टोन प्रोटीन, एक है हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए को बाइंड करने में हिस्टोन प्रोटीन एक हेल्प कर रहा है, और एक हेल्प कर रहा है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। दो लोग हेल्प कर रहे हैं, केवल एक नहीं, हिस्टोन भी है और नॉन हिस्टोन। और उन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया डीएनए का, जिसका नाम दिया क्रोमैटिन। अब भाषा समझ में आनी चाहिए, अब समझ में आना चाहिए क्रोमैटिन क्या है। यानी जो डीएनए है वो एक छोटे से डिबिया में कैसे रह सकता है, तो उसको पूरा पकड़ के कॉइल करना पड़ेगा। तो उसमें हिस्टोन के साथ साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इन्वॉल्व होगा, और उसमें कुछ होंगे आरएनए। अब मुझे बताओ, थोड़ा लॉजिक से बताना, डीएनए, इट इज अ डीएनए, थोड़े से अमाउंट में कौन है आरएनए, किससे जुड़ा प्रोटीन से। दो तरह के प्रोटीन है, एक हिस्टोन वाले, एक नॉन हिस्टोन वाले। ध्यान से सुनो, डीएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं ना, डीएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जुड़ गए, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों जुड़ गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक नया वर्ड यूज करेंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन, जो आपको कई बार इस टॉपिक में मिलने वाला है, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, उसके तहत हिस्टोन प्रोटीन,
नॉन स्टोन प्रोटीन। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जुड़ा तो नाम पड़ा न्यूक्लियोप्रोटीन। नाम क्या पड़ गया? न्यूक्लियोप्रोटीन। हाँ, तो ये वर्ड अब मिलेगा तो डरना नहीं है। बोलेगा जो क्रोमैटिन है ना वो न्यूक्लियोप्रोटीन है, अरे उसमें न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन। इसलिए आपको यहां पास इस तरह से मैंने ये क्रोमैटिन नेट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, यानी कि इस नेट लाइक स्ट्रक्चर में 46 डीएनए जुड़े हैं प्रोटीन से और थोड़े से अमाउंट में आरएनए। तो यही है बच्चा आपका क्रोमैटिन, जो नेटवर्क नेट लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसी का नाम है क्रोमैटिन। अब मेरे में से समझ में आना चाहिए, अब समझ में आना चाहिए। क्रोमैटिन कुछ नहीं है, जो डीएनए है वो कुछ प्रोटीन से जुड़ गया है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, इसी का नाम है क्रोमैटिन। इसे सबसे पहली बार आपके फ्लेमिंग साहब ने देखा था। बताओ कौन सा डाई यूज किया था? एनसीईआरटी में नहीं है। बेसिक डाई कौन सा बताओ, कौन सा डाई? ठीक है, हाँ तो देखो अब तुम्हारी क्लास में दो तरह के बच्चे, एक बच्चे को तुरंत याद हो गया, तुरंत याद हो गया, एक को नहीं याद हुआ, तो इसमें किसकी गलती? एसीटोकार्बन, एसीटोकार्बन। अब कुछ बच्चा सर लिखने में दिक्कत होता है, तो मैंने एक दिन ऑप्शन दिया था तुम्हें कि मैं रिकॉर्ड करके लेक्चर डाल देता हूँ, सारा चीज बता दूंगा, फिर तुम्हें लिखने का झंझट ही नहीं रहेगा। रिकॉर्डेड क्लास को देखते जाना और लिखते जाना, तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तुम लोग में नहीं सर हमें तो लाइव क्लास करना है, ठीक है, तो लाइव में या तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मैं चाहूं तो इसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, मुझे क्या जा रहा है, सेक्शन ए बी सी सब में चला जाएगा, मुझे तो आसान पड़ेगा, एक बार रिकॉर्ड करके दे दिया, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि लाइव में अटेंशन रहता है, हाँ तुम ज्यादा फोकस्ड रहते हो, हाँ वहां पास टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है। तो आप बोलते हैं सर फिर बाद में नोट्स कैसे बनाएं, तो मैं कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो यहां बोलूंगा 1 घंटे की क्लास है, नोट्स मत बनाए, नोट्स बनाने के चक्कर में कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कॉन्सेप्ट से डॉक्टर बनेगा, नोट से डॉक्टर नहीं बनता, नोट्स तो तुम्हारी एनसीईआरटी है ही। तो स्मार्ट बच्चे को पहले बताया तुम्हारा मेन फोकस क्वेश्चन बनाना है, नोट्स नहीं। बच्चा नोट्स क्या करेगा? क्या मैं 1 लाख रुपए का नोट्स ले लूं मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? तब तो इंडिया का 18 लाख बच्चा 1 लाख रुपए का नोट्स ले लेगा, हो गया, बन गया डॉक्टर। नोट्स नहीं, दिमाग, नोट्स तुम्हारा एनसीईआरटी। चल अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनना, कोई गड़बड़ नहीं करना, फोकस लूज नहीं करना है, ये वापस से बना रहा हूं। क्रोमैटिन समझ में आया? नेट लाइक स्ट्रक्चर, डीएनए प्रोटीन मिलकर के नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता। कहीं कहीं पे ये क्रोमैटिन बच्चा टाइटली बॉन्डेड टाइटली है, और कहीं पे बच्चा लूज है। कहीं कहीं पे बच्चा क्रोमैटिन जो है वो टाइटली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है, और कहीं पे बच्चा लूजली पैक्ड है, कहीं पे बच्चा लूजली पैक्ड है। तो क्रोमैटिन यहाँ पर दो तरह के पाए जाएंगे, क्रोमैटिन यहाँ बच्चा दो तरह के पाए जाएंगे। ये नीट के एग्जाम पेपर में आया था और एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से, बहुत आसान सा। जो लूजली पैक्ड है, जहां पर क्रोमैटिन ज्यादा कॉइलिंग नहीं कर रहा है बच्चा, उसे कहेंगे, जो लूजली क्वाइल्ड है उसका नाम है यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, ध्यान से सुनिएगा, यूक्रोमैटिन। और जो टाइट पैक हो गया, हाँ उसके ऊपर में लपेटे पे लपेटे डाल दिया, टाइट पैक कर दिया है, तो नाम हो गया बच्चा हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन। तो यहां पर पैकेजिंग दो तरह का क्रोमैटिन एग्जाम में पूछा जाएगा, दोनों में 3 डिफरेंस बताइए, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। एक तो याद हो गया, एक तो याद हो गया, क्या? यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड होगा, बना दूं यहां फिगर, देखिए यूक्रोमैटिन, ये यूक्रोमैटिन कितने बड़े एरिया, ठीक है, अब देखो इतना ही बड़ा एरिया है हेट्रोक्रोमैटिन, क्लियर? यूक्रोमैटिन लूजली पैक, कॉइलिंग कम होगी, हेट्रोक्रोमैटिन टाइटली पैक। मुझे बताओ आरएनए कौन अच्छे से बनाएगा?
आरएनए कौन अच्छे से बनाएगा, यूक्रोमैटिन या हेट्रोक्रोमैटिन? तुम बताओ, आरएनए कौन अच्छे से बनाएगा, यूक्रोमैटिन वाला, लूज वाला या टाइट वाला? क्योंकि डीएनए के अंदर जीन होते हैं, डीएनए के अंदर जीन होते हैं। अरे जो लूज है वो खुला हुआ है तब तो आसानी से काम करेगा ना, जो टाइट है वो कैसे काम करेगा? हमें इस डीएनए को खोलना था, इस क्रोमैटिन को खोलना था, डीएनए बनाना था, फिर हमें आरएनए बनाना था। तो जो लूज है बच्चा, वो तो आसानी से खुला हुआ है, जो रस्सी आसानी से खुली हुई है वही तो बच्चा आसानी से आरएनए बनाएगा। और डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी कि क्रोमैटिन में जो लूज है उसमें हिस्टोन प्रोटीन कम है, ऐसे समझो ना, हिस्टोन प्रोटीन कम है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कम है, वो खुला हुआ है ज्यादा, तो आसानी से बच्चा आरएनए बना देगा, आसानी से आरएनए बना देगा। तो वो ट्रांसक्रिप्शन जो कर रहा है वो ज्यादा एक्टिव है। तो ये पार्ट जीन की तरह काम करेगा, यानी फंक्शनल पार्ट है। इसके अंदर में ये तो बाइंडेड है, बहुत टाइट है, फंक्शन कम करेगा, आरएनए कम करेगा। तो ये जनरली होता है नॉन फंक्शनल पार्ट, नॉन फंक्शनल पार्ट, नॉन फंक्शनल पार्ट। एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, जो क्लास 12th का है, तुम्हारे डीएनए का मोर देन 98% पार्ट, तुम्हारे डीएनए का मोर देन 98% पार्ट कोई काम नहीं करता। तुम्हारे डीएनए का मोर देन 98% पार्ट कोई काम नहीं करता। लेस देन 2%, केवल 2% से कम ही है जो आरएनए बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, फंक्शन करेंगे। बाकी ऐसे ही मुंह ताक रहे, ऐसे बैठे हुए हैं। तो बोले सर फायदा क्या है, काम नहीं कर रहा है? तो इसका आंसर हम 12th में पढ़ेंगे, फिलहाल तुम्हारे नॉलेज के लिए। तो ये बच्चा जो मुंह ताक रहा है, बैठा हुआ है, नॉन फंक्शनल है, वो हेट्रोक्रोमैटिन, बैठा हुआ है चुपचाप से, काम नहीं कर रहा है। मेडिकल में 15 लाख 20 लाख बच्चे अपीयर होंगे, डॉक्टर तो 5000 ही बनेगा ना। बाकी तो हेट्रोक्रोमैटिन है, फंक्शनल बस वही है जो क्वालिफाई करने वाला। अब बताओ, मैंने यहां पर बचा एसिटोकार्बिन डाला, डाई डाला, बताओ डाई डाला, कहां ज्यादा डाई रहेगा, कौन ज्यादा कलरफुल देखेगा? तुम सोच करके बताना। जो क्रोमैटिन है वो एसिडिक है, पकड़ लेगा कलर को। तो बताओ यूक्रोमैटिन इतना बड़ा, हेट्रोक्रोमैटिन इतना बड़ा, कलर कहां ज्यादा होगा? जहां क्रोमैटिन ज्यादा, डाई को ज्यादा पकड़ेगा तो ज्यादा कलर्ड दिखेगा। अब मुझे बताओ कि जहां पर स्टेनिंग कहां ज्यादा होगा, लेस स्टेन कौन होगा, डार्कली स्टेन्ड कौन होगा? तुम बताओ स्टेनिंग कहां ज्यादा होगा, यानी कलर कहां ज्यादा अपीयर होगा? हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन में। तो क्या ये तीन चीज याद नहीं होगी? तो क्या ये तीन चीज तुम्हारे भेजे में नहीं चली गई, याद नहीं हो गया ना? अब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आसान है। हमारा काम देखो, कोई भी टीचर का एक ही काम है, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आएगा, हमारा काम उसे इजी करना है, उसे इजी कर देना है कि दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। हम लॉजिक से समझ लिया, यूक्रोमैटिन लूज था तो डाई कम आएगा, कलर कम आएगा, तो कम दिखेगा, वहां पर बच्चा हल्के कलर का दिखेगा, हल्का रेड कलर। और जो हेट्रोक्रोमैटिन है कलर ज्यादा या डार्क कलर का दिखेगा। तो तुम बता दो ये यूक्रोमैटिन है, ये हेट्रोक्रोमैटिन है, हो गया क्लियर, हो गया क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। ठीक है, ठीक है सर, कहां पर एनसीईआरटी में दिया है? चलिए देख लीजिए बच्चे लोग, हमने जो एनसीईआरटी में पढ़ा है, क्या आपको यहां पास दिखेगा यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन आपको दिख जाएगा यहां पास जब आप पढ़िएगा तो। चलिए अभी हम लोगों का मेन काम कहीं और है, जो समझने वाला पार्ट है। एनसीईआरटी में थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड आएगा, याद रखिए। ये सेल है, ये सेल है, और ये बच्चा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। इस सेल को डिवाइड करना है, थोड़ा छोटा बनाता हूं तो मजेदार बनेगा। ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। इस सेल को बच्चा सेल डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। तो ये सेल बच्चा क्या करता है, 90% टाइम, 95% एनसीईआरटी में लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे बाद में, मोर देन 95%
25% जो टाइम है वो बच्चा सेल तैयारी में निकाल देगा, सेल के साइज को बड़ा कर लेगा ना, एटीपी बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, तैयारी करेगा। अभी सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, सेल केवल तैयारी कर रहा है। तो जो सेल तैयारी कर रहा है, यहां से यहां तक जो तैयारी उसने किया, इसी को कहते हैं हम लोग इंटरफेस। इंटरफेस, इंटरफेस मतलब तैयारी करना। जैसे तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो, 2 साल तैयारी करोगे, 2 साल तैयारी करोगे, एग्जाम तो 3 ही घंटे का है, समझ लीजिए। तो कोई भी सेल को डिवाइड करना है, वो डिवीजन अभी नहीं करेगा, वो अभी तैयारी करेगा 24 घंटे में, 24 आवर में बच्चा आपका सेल डिवाइड करता है। हमारा सेल 24 आवर में 1 से 2 बन जाता है, तो लेकिन उसे 23 आवर, लगभग 95% टाइम 23 आवर केवल तैयारी करेगा, प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम्स बनाएगा, ठीक है, एटीपी बनाएगा, ये सब बनाएगा। उसके बाद वो डिवाइड कर जाएगा 2 पार्ट्स में, फिर उसके बाद में वो डिवाइड करके बन जाएगा 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 सेल बन गए। तो ये पार्ट जहां पर रियल में सेल डिवाइड किया, इसे कहते एम फेज। इसे कहते बच्चा एम फेज। एम फेज मतलब माइटोटिक फेज, माइटोसिस में जा रहा है, डिवीजन में जा रहा है, तो यहां से यहां बच्चा हो गया डिवीजन, एम फेज। और उससे पहले बच्चा तैयारी ना, इंटरफेस। तो सेल को अगर डिवाइड करना है तो पहले तैयारी करो। तुम्हारे घर में मामा जी आते हैं ना, तो मम्मी बेटा सुबह से तैयारी करती है, सुबह से खाना बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सफाई हो रही है ना, गेस्ट आते हैं तो दिन भर तैयारी होती है, और गेस्ट बेटा 1 घंटे में चला जाता है, खाना खाया चला गया। हाँ, मामा आएंगे तब, चाचा आएंगे तो मम्मी तो ऐसे ही 15 मिनट में निपटा देगी, लेकिन मामा आएंगे तो सुबह से तैयारी होगी, देखा है कभी? तो वही बच्चा, हाँ, मामा आएंगे, मामा 1 घंटे में चले गए खा पी करके, लेकिन मम्मी सुबह में तैयारी कर रही थी। इंटरफेस मतलब प्रिपरेशन फेज, प्रिपरेशन फेज या प्रिपरेटरी फेज, यहां प्रिपरेशन चल रहा था। क्लियर है यहां तक? क्योंकि 2 वर्ड एनसीईआरटी में मिलने वाले, एक का नाम इंटरफेस, एक का नाम एम फेज। जहां पर रियल में सेल डिवाइड करेगा, रियल में सेल यही डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करने वाला है। अब जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैक्सिमम टाइम कहां रहा? बोलो, मैक्सिमम टाइम कहां रहा? सर मैक्सिमम टाइम तैयारी, इंटरफेस में, और कुछ देर के लिए तुरंत गया, डिवाइड तो 1 घंटे में हो जाएगा, तैयारी 23 आवर करना पड़ा। अब ध्यान से देखो, तो जो आपका डीएनए है, जो आपका बच्चा डीएनए है ना, छोटे से डिब्बिया में रखना है। हाँ, अब ध्यान से सुनो, अगर वो डीएनए इंटरफेज में है, अगर वो डीएनए इंटरफेज में, ध्यान से सुनना, यहां से सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होने वाले। इंटरफेज में ये बच्चा आपका सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चा रहेगा, न्यूक्लियोलस भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा, न्यूक्लियोलस भी बना देता हूं। जो डीएनए है वो नेटवर्क के फॉर्म में रहेगा, नेटवर्क के फॉर्म में रहेगा, इस तरह का रहेगा, जिसे हमने क्या कहा? क्रोमैटिन, 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 ठीक है, जो कि मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। लेकिन जब उसे बच्चा डिवीजन में जाना पड़ेगा, एम फेज में जाना पड़ेगा, एम फेज में जाना पड़ेगा, जब सेल को डिवाइड करने के लिए जाना पड़ेगा, डिवाइड करने के लिए जाना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, तो वो क्या करेगा? ध्यान से बच्चा एक एक चीज को पिक करना, एक एक चीज को पिक कीजिएगा। जब रियल में सेल डिवाइड करेगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा, अंदर का फ्लूइड बाहर का फ्लूइड मिक्स हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म। और जो आपको क्रोमैटिन फाइबर थे वो बच्चा क्वाइल्ड हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा, इस तरह का क्वाइलिंग 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 क्वाइलिंग, और वो क्रोमोसोम का शेप ले लेगा, वो इस तरह का बच्चा क्रोमोसोम का शेप ले लेगा, इस तरह के आपके अंदर 46 क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो अब बच्चा लोग यही कंफ्यूज करता था, सर क्रोमोसोम क्या है, क्रोमैटिड क्या है। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। पहले ये आपके इस तरह के थे ना, एक डीएनए मान लीजिए, ये बाद में एक के ऊपर एक लपेटते गया, कंडेंस 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 होते गया होते गया होते गया, और यही कंडेंस होकर के खूब कॉइल होकर के खूब कॉइल होकर के ये क्रोमोसोम का शेप बना देगा। तो यही बच्चा कहलाएगा आपका क्रोमोसोम। और पहले अनकॉइल्ड था, अनकंडेंस था, तो ये कहलाएगा बेटा क्रोमैटिन। ये पहला वाला क्रोमैटिन है और दूसरा वाला क्रोमोसोम। जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो लिखेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म, न्यूक्लियोलस खत्म, न्यूक्लियोप्लाज्म खत्म, और उस जगह पे एक डेंस क्वाइल्ड कंडेंस क्रोमोसोम अपीयर हो जाएगा। तो सर ये क्रोमैटिन क्या था, क्रोमोसोम क्या था, एकदम क्लियर है। जब सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। जब सेल को डिवाइड करना है, खूब क्वाइल्ड खूब कंडेंस और क्रोमोसोम का शेप ले लेगा। अब क्लियर हुआ। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये बच्चा यही है, ये क्रोमैटिन था, क्रोमैटिन था, देखो कैसा बन गया, कैसा बन गया, खूब क्वाइल्ड खूब। अब एकदम क्लियर दिख रहा है ना, अब तुम्हें एकदम क्लियर दिख रहा है। ये बच्चा एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, और ध्यान से सुनना, ये रेड वाला जो बना रहा हूं ये बच्चा एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड। क्रोमोसोम के इस सेगमेंट को क्रोमैटिड कहते हैं, एक क्रोमैटिड हुआ। तो सर ये भी एक क्रोमैटिड हो जाएगा क्या, ये भी एक क्रोमैटिड हो जाएगा क्या, हाँ ये भी एक क्रोमैटिड हो जाएगा। अब बताओ एक क्रोमोसोम के कितने क्रोमैटिड्स, एक क्रोमोसोम के कितने क्रोमैटिड्स, सर दो क्रोमैटिड्स। हाँ, तो जो क्रोमोसोम बना था, हम सिंपल बनाने के लिए बच्चा एनसीईआरटी में ऐसे बना देते हैं, लेकिन अब आपको क्लियर है, वो खूब सारा क्वाइलिंग हुआ है, ये और ये बना दिया, इस तरह का बना दिया। तो ये हो गया एक क्रोमोसोम। हाँ, और उसके अंदर खूब डीएनए क्वाइल्ड फॉर्म में बैठा है, ऐसे बैठा है, बैठा है, बैठा है, ऐसे बैठा है, यही क्रोमैटिन पूरा क्वाइल्ड हो गया है। चलिए अब बताइए, ध्यान से बताओ, क्रोमैटिड समझ में आया, क्रोमैटिड समझ में आया। जो क्रोमोसोम है उसके एक सेगमेंट को हम बच्चा क्रोमैटिड्स कहेंगे। अब बताओ आर्म्स क्या होगा, ध्यान से सुना, यहां पर बच्चा गड़बड़ कर, ये व्हाइट वाला बच्चा ये एक आर्म्स है, एक आर्म्स, ये दो आर्म्स, ये तीन आर्म्स और ये चार आर्म्स। तो ये एक क्रोमोसोम है, दो हैंड क्रोमैटिड। हर क्रोमैटिड के देखिए एक दो तीन और चार आर्म्स है, इसे एक पार्ट को हम आर्म्स कहेंगे। तो इसी का मैं कहूं एक क्रोमोसोम है, दो हैंड है, हैंड का नाम, पूरा हैंड का नाम क्रोमैटिड, और क्रोमैटिड के एक ऊपर एक नीचे छोटे छोटे आर्म्स है, तो उसे हम लोग आर्म्स कहेंगे। तो अब कभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो मेरे से आपकी क्लास की टाइम हो रही होगी, क्लास की टाइम अब हो रही होगी, ठीक है, हम लोग करेंगे, ठीक है, हम लोग बाद में करेंगे, ये अभी लंबा टॉपिक है। जब क्रोमोसोम पूरा क्लियर हो जाएगा तब तुम्हारा लॉजिक फिट होगा कि कैसे करना है, ठीक है। हाँ भाई बोल ले, 1 मिनट, हाँ बोलो, चलो जिसको डाउट है फटाफट बोलो। अरे माइक ऑन है यार। सर, हाँ बोलो। सर सर क्रोमोसोम क्या सिर्फ डिवीजन के वक्त ही होता है? हाँ, जब सेल डिवाइड करेगा उसी टाइम केवल क्रोमोसोम बनेगा, उससे पहले वो सर उलझा हमने तो हुआ रहेगा, डेफिनेशन में पढ़ा, फाइबर की तरह होगा, क्रोमैटिन होगा। मैसेज कर सकता है मैं, हाँ जो सर लीक हम कर सकता है, तो बाकी पहले बच्चे लीक कर डेफिनेशन में सकते पढ़ा हैं। था। ए मैं लिख, सर बात मेरे आवाज ही नहीं न्यूक्लियर आ मेम्ब्रेन रहा, में कट हट कट के जाएगा आ तो डायरेक्ट, सर न्यूक्लियर हम, मेम्ब्रेन में हट जाएगा तो डायरेक्ट सर वो तो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा ना सर। यही तो एनसीईआरटी में लिखा है ना, कि जब सेल डिवाइड करने लगेगा तो पूरे के पूरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म, न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स हो गया और पूरे साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम अपीयर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली लिखा गया है, हम आज पढ़ोगे तो समझ आया, कुछ समझ में। चलो और किसी का है कुछ। हम तो पहले क्रोमोसोम
अरे आवाज नहीं आ रहा तेरा, कट रहा है, बोलो फिर से, टाइप कर। सर हमने तो पहले पढ़ा था कि हाँ आपके जी का नेटवर्क खराब है शायद। बहुत खराब है भाई। अच्छा ठीक है, बट हमने पहले डिफिनीशन में पढ़ा था कि क्रोमोसोम आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। अब भूल जाओ इनसाइड न्यूक्लियस, बट इधर ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गया तो ठीक है, अंदर कैसे होगा, ठीक है हमने पढ़ा था, क्योंकि हम क्रोमैटिन को ही क्रोमोसोम मान लेते थे। अब हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, हम पहले मान लेते थे क्रोमैटिन है उसी को क्रोमोसोम बोल देते थे ना, क्रोमोसोम क्रोमैटिन सब एक ही चीज है। लेकिन अब हमारा दिमाग धीरे धीरे खुल रहा है। अगर अभी भी कोई बोले क्रोमोसोम कहाँ होता है, बोलते ना न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन रियल में न्यूक्लियस में नहीं होता, वो तो खत्म हो गया, पूरे साइटोप्लाज्म ना। धीरे धीरे हमारा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, यही तो मजेदार चीज है। अब मैं पहले दिन बताता तो तुम्हें क्या भेजे में जाता, सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हो, कभी है कभी नहीं है, ये तो क्या चक्कर है। अब क्लियर है सर, इज क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम आर, हाँ क्रोमैटिन जब डीएनए जब कम कॉइल्ड होगा तो क्रोमैटिन कहलाएगा, ज्यादा कॉइल्ड होगा तो क्रोमोसोम कहलाएगा, सिंपल। यही तो बना है ना, डीएनए जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो कम कॉइलिंग है, कम लपेटा हुआ है, तो वो नेटवर्क लाइक धागे नुमा बना दिया, क्रोमैटिन बन गया। लेकिन उसी को और हमने लपेट दिया तो वो क्रोमोसोम बन गया, दोनों सेम चीजें। एकदम करेक्ट है। ऑल्सो क्रोमोसोम आर मोर शॉर्ट और देन क्रोमैटिन, एकदम करेक्ट, यही तो मैं बोल रहा हूँ इतने देर से, यही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, धागा को ज्यादा कॉइल किया है या कम कॉइल किया है, इसी पे हम बना देते क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। हाँ तो एनसीईआरटी में, एक मिनट मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, देख एक मिनट यहाँ पर क्लियर करके मैं क्लास लीव कर रहा हूँ, एक मिनट। ये न्यूक्लियस का रियल फिगर है ना, ये रियल फिगर है न्यूक्लियस का। क्या तुझे क्रोमोसोम दिख रहा है, क्या तुझे क्रोमोसोम दिख रहा है? नहीं, क्योंकि अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नेटवर्क लाइक यहाँ पास दिख रहा है क्या आपको, क्रोमैटिन दिख रहा है। लेकिन बाद में देखो, बाद में इसी के अंदर में ये देखो तगड़ा मोटा ताजा तगड़ा क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाएगा बाद में। आ गया समझ में? तो जब एनसीईआरटी पढ़ो, कितना एनसीईआरटी अच्छा, एक एक लाइन का मीनिंग है कुछ, और इनको मीनिंग को समझना होता है। हाँ इतना आसान नहीं है, एम्स वेम्स में जो डॉक्टर बनता है इतना आसान नहीं है बच्चा कि एकदम गए हवा में, नहीं, एक एक लाइन का मीनिंग क्लियर होता है। जिस दिन क्लियर हो गया, टॉप डॉक्टर। अरे ये सब लंदू फंदू डॉक्टर तो कोई बन सकते हैं, सिलचर मेडिकल कॉलेज, ये लंद फंद बेकार डॉक्टर है, ये तो कोई भी बन सकता है। अगर बेस्ट वाले में करना है तो खोपड़ी खोल के करना है। ठीक है चलो, ठीक है चलो, तुम्हारा नेक्स्ट क्लास है तो हम लोग आगे में बात करेंगे। चलो यहाँ पे एनसीईआरटी कम से कम पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी सब पढ़ लीजिए, ठीक है। सर होजाई से एम्स में कितने स्टूडेंट को मिला? नहीं है, तू ही जाएगा, अभी तक नहीं किए, मतलब एम्स दिल्ली तो कोई नहीं किया, तू जा, यही तो है। सर एम्स कितना है सर? एम्स के लिए चाहिए 700 लाएगा, एम्स के लिए 700 प्लस ना, पिछले बार 700 प्लस पे एम्स दिल्ली मिला है सभी को, 720 में, तो मतलब कितने टॉपर लोग होते हैं। ठीक है, मेरे से आसाम से ही 1-2 बच्चे जाते हैं, तो करो, यही तो तुम्हारा चैलेंज है, मेन मजा तो इसी में है ना। लैंड फंड डॉक्टर तो कोई भी बन सकता है, तुम बेटा टारगेट उस पे करो, और उसके लिए एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है बाय।